विविध भारती की स्वर्ण जयंती पर एक सालाना जलसा। हर हफ्ते बीते हुए लम्हों को फिर ढूंढ लाने का नायाब मौका। विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। श्रोता मित्रों नमस्कार। हम सुनेंगे एक भेंट वार्ता। ये प्रसारण विविध भारती से 10 अक्टूबर 1979 को हुआ था। कलाकार साहित्यकार अपनी आवाज अपने शब्दों को पीछे छोड़ जाते हैं जो यादगार बन जाते हैं। आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। फिल्मकार एवं लेखक कमलेश्वर से बातचीत की है सविता बजाज ने। कमलेश्वर जी, आप हमेशा एक अच्छे मंजे हुए लेखक की हैसियत से हमेशा जाने माने गए, और अब तो जब से आपने फिल्मों के लिए लिखना शुरू किया है, ये आलम है कि लोग, खासकर औरतें, आपका नाम सुनते दीवाने उठती हैं। इसके पीछे क्या राज है? कौन सी कशिश है कि लोग आपके बारे में जानने के लिए उतावले उठते हैं? मतलब लिखने में जादू कब और कैसे पैदा हुआ? सविता जी, इसके बारे में कहना मुझे लगता है मुश्किल बात है। ये तो आप ही बेहतर जानती होंगी कि औरतें क्यों और किस लिए, मैं दीवाना तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि क्यों चाहने लगती हैं या कोई कशिश उन्हें लगती है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कशिश आदमी की आंखों में या उसकी शक्ल में नहीं होती, बल्कि कभी कभी आदमी के विचारों में कुछ कशिश होती है। बहुत खूब। और अगर वो विचार औरतों तक पहुंचते हैं और उन्हें अपने वक्त के वो विचार लगते हैं, तो हो सकता है कि वो शायद उसकी वजह से उन्हें लगता हो कि एक आदमी इस तरह की बात करता है जो उन्हें अच्छी लगती है। लेकिन ये भी है कि उनको कोई खामखा खुश करने की नीयत से मैंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन इतना जरूर है कि अभी तक सिर्फ औरतों के बारे में यही माना जाता था। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा कि औरतें ज्यादातर बस देखा और खींची चली गई। मुझे लगा कि औरतें दिमाग का इस्तेमाल कर रही हैं। मुझे बड़ी खुशी। क्यों, आपको क्या लगता है पहले नहीं करती थी? आपको देखते ही लगता है उनको। या दिमाग ही नहीं औरतों का? आप जब से आए तब से औरतों का दिमाग काम करने लगा? नहीं, ये बात नहीं सविता जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर माना ये जाता था, ज्यादातर औरतों के बारे में माना ये जाता था कि वो सिर्फ बस खिंच जाती हैं। क्यों खिंच जाती हैं? कोई वजह उनके सामने नहीं होती। मेरे पास तो और कोई वजह नहीं है सिवाय इसके कि जो कुछ कहता हूँ शायद उसमें ही कोई बात होती होगी। जी नहीं, मतलब मैंने आपका ये टीवी प्रोग्राम देखती हूँ, परिक्रमा, खासकर औरतें इस प्रोग्राम को बहुत दिलचस्पी लेकर देखती हैं। खासकर एक लुक जब आप देते हैं ना ऑडियंस को, लोगों को इंटरव्यू करते हुए, तो उस लुक पर बहुत बेचारी औरतें कायल हो जाती हैं। आहा निकलती है उनके मुंह से। मैं अब ऐसा करूंगा सविता जी कि चश्मा लगा लिया करूंगा। अच्छा कमलेश्वर जी, जब आप कहानियां या उपन्यास लिखते थे जी, तो क्या मन के किसी कोने में ये बात भी बैठी हुई थी कि एक दिन फिल्मों में भी लिखूंगा? आपने थे पर बहुत जोर दिया। मैं अभी भी लिखता हूँ। ये बात ज्यादा तो नहीं, फिल्में ज्यादा लिख रहे हैं? हाँ, फिल्में ज्यादा लिख रहा हूँ, लेकिन ज्यादा या कम का सवाल नहीं है सविता जी, क्योंकि इस वक्त यानी हिंदी में या भारत में भी इस तरह की कौन सी ऐसी पत्रिकाएं हैं जिनमें कि आदमी साहित्य लिखे और साहित्य लिख के वहां पर छपे। और खास तौर से मेरे लिए इसलिए कि चूंकि मैं खुद पत्रिकाओं का संपादक रहा हूं, तो अपनी पत्रिका में छाप नहीं सकता था। दूसरी पत्रिकाओं में भेजना मतलब दूसरे लेखकों की जगह ले लेना। लिखता अब भी हूं, छपता नहीं हूं। फिल्में सामने आती हैं और ये जो फिल्में सामने आती हैं तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि किसी कोने में मेरे कभी ये ख्वाहिश नहीं रही कि मैं कभी फिल्मों के लिए लिखूंगा। जब मैं अपने साहित्य की कहानियां और उपन्यास लिखता था, कभी ये ख्वाहिश मेरे मन में नहीं थी। लेकिन इतना जरूर है कि फिल्मों को मैं एक बहुत ही जरूरी और आधुनिक माध्यम या मीडियम मानता था लोगों तक पहुंचने का। और जैसे जैसे मेरे मन की ये ललक बढ़ती गई, इच्छा बढ़ती गई कि मैं अपने लोगों तक, अपने उन लोगों तक जो कम शायद जिन्हें वक्त कम मिलता है पढ़ने का, है ना, उन तक पहुंचने का अगर मेरे पास कोई जरिया है तो वो जरिया टेलीविजन है, रेडियो है और फिल्म है। क्योंकि किताबें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग अब शायद उन्हें पढ़ नहीं पाते।
जी, बिल्कुल सही बात की आपने। वैसे अभी भी हमारी इंडस्ट्री में ये आलम है कि भले ही राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टरों के नाम खूब पब्लिसाइज किए जाते हैं, अच्छे अच्छे पोस्टर बनते हैं उनके, लेकिन उसके नीचे नाम ही रहते हैं। लेकिन आम दर्शक है वो सिर्फ स्टार को ही पहचानता है, ना कि लेखक को। हाँ, ये सही बात है। आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में? सविता जी, ऐसा है कि वो तो उन्हीं को पहचानेगा, चूंकि शक्लें, नीम का पेड़ फौरन पहचाना जाता है, इमली का पेड़ फौरन पहचाना जाता है, लेकिन इमली का जायका क्या है और नीम का जायका क्या है, ये तो जब उसकी पत्तियां आप खाते हैं तभी खट्टा और कड़वा पता लगता है ना? तो ये चीजें तो देखने की होती हैं फिल्में, और फिल्मों में जो हमारे स्टार्स हैं उनको चूंकि बराबर पेश किया जाता है और वही सारे काम करते हैं, वो काम जो कि प्रोड्यूसर तय करता है, डायरेक्टर उनसे करवाता है और लेखक लिखता है ना? तो इसलिए निश्चित रूप से जो ऑडियंस है, दर्शक हमारा, उन्हें ही ज्यादा जानेगा। लेकिन इतना जरूर है कि कभी कभी क्या ज्यादातर दर्शक ये जरूर पहचान लेता है कि ये किस तरह के लेखक की लिखी हुई फिल्म है। ये बात दूसरी है कि वो किसी का नाम याद रख पाए या ना रखे। और फिर फिल्म तो एक मनोरंजन का माध्यम है, उसमें हमारे नाम अगर उन्होंने याद नहीं भी रखे तो क्या फर्क पड़ता है, अगर वो खुश होके गए तो समझिए हमारा नाम हो गया। मतलब फिल्म को आप सिर्फ मनोरंजन का माध्यम ही मानते हैं? नहीं, सिर्फ मनोरंजन का नहीं, लेकिन इस मनोरंजन के अलावा, इसके अलावा जब हम कुछ देने की कोशिश करते हैं तो वो भी उन तक पहुंचता है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हम सिर्फ रूखी सूखी फिल्में बनाते रहें या लिखते रहें जी, तो वो फिल्में किसी तक पहुंचती तो है नहीं, डिब्बों में बंद भी रह जाती हैं। और शायद उस तरह की चीजें भी मैंने लिख के देखी थी और मुझे लगा कि वो केवल एक एक्सरसाइज है इन फ्यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल कौन सी वो फिल्म थी जो आपके डिब्बे में रह गई? जैसे कि बदनाम बस्ती थी, बदनाम बस्ती, या डाक बंगला थी। जी हाँ, तो डाक बंगला उपन्यास ज्यादा लोगों ने पढ़ा है, फिल्म कम लोगों ने देखी है। मतलब आपकी सबसे पहली फिल्म बदनाम बस्ती थी? नहीं, सबसे पहली फिल्म मेरी थी फिर भी जी, वो तो चली। हाँ, वो चली थी, उसको पसंद भी किया था लोगों ने। लेकिन वो फिल्म आपको कैसे मिली? कौन सी? ये अभी आपने जो बताया ना, बदनाम बस्ती, फिर भी जी हाँ, ऐसा हुआ था कि हमारे एक दोस्त थे, क्योंकि आप तो इंटरेस्टेड नहीं थे ना शुरू से फिल्मों में लिखने नहीं था जी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये कहानी मेरी थी एक तलाश, इस तलाश पर ये फिर भी फिल्म बनी थी, क्योंकि उस वक्त कोई नाम नहीं मिला। और हमारे एक दोस्त थे जो कि फिल्म बनाना चाहते थे, इंग्लैंड से आए थे, फराडा में काम करते थे, उनका नाम था शिवेंद्र सिन्हा, और टेलीविजन में वो मेरे साथ काम करते थे दिल्ली में। तो वो बीच में इंग्लैंड चले गए, लौट के आए, उन्होंने कहा कि भाई हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं और आपकी ये कहानी हमें बहुत पसंद है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास कोई जरिया तो है नहीं फाइनेंस का, तो हमें FFC में जाना पड़ेगा। मैंने कहा कि आप जाइए। कहने कि FFC में स्क्रिप्ट सबमिट करने की आखिरी तारीख कल सुबह 11 बजे तक है। मैंने कहा तो इतनी जल्दी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जा सकती? कहने लिखिए। रात भर लिखी गई वो स्क्रिप्ट, सुबह कोई 5:30 बजे से टाइप होनी शुरू हुई और उसके बाद दिन को 1 बजे वो सबमिट हो गई। और उसके बाद लोगों को लगा कि उसमें मतलब कुछ कम से कम विषय की ताजगी थी, सब्जेक्ट की ताजगी थी, और इसलिए उन्होंने उसे मंजूर किया। फिर फाइनल स्क्रिप्ट बाद में लिखी गई। जी। अच्छा, आपका नाम फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म पति पत्नी से ज्यादा मशहूर हुआ। पहले तो लेखक की हैसियत से मशहूर ही था, लेकिन अब फिल्म का नाम ये साथ में चिपक गया जी। तो अगर मैं कहूँ कि आपने इस क्षेत्र में एक नई दिशा कायम की तो मेरा ख्याल है मैं गलत नहीं हूँ। आपको क्या लगता है, आपकी भी यही राय है क्या जो मेरी राय है? नहीं सविता जी, मैं इतनी बड़ी बात अपने बारे में नहीं कहना चाहूंगा कि मैंने कोई नई दिशा दी है फिल्मों को, क्योंकि मुझसे पहले भी बहुत अच्छे साहित्यकार फिल्मों में आते रहे हैं, जैसे कि प्रेमचंद आए, अमृतलाल नागर आए, भगवती चरण वर्मा आए, उपेंद्र नाथ आशका आए, राजेंद्र सिंह बेदी आए, कृष्णचंद्र आए, मंटो आए, है ना, और आज भी साहिर हैं, कैफी साहब हैं या मजरू साहब हैं, ये सब लोग भी मौजूद हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने कोई नई दिशा दी। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे यहाँ जो कॉमेडी या ह्यूमर, जो बिल्कुल ही मतलब जिसे कहना चाहिए कि बड़ा मोटे तरीके का जो ह्यूमर था, उससे अलग हटके बजाय इसके कि हम सिचुएशन ह्यूमरस बनाएं, अगर एक कैरेक्टर ह्यूमरस लिया जाए, है ना, उसको जरूर, उसका तसव्वुर मैंने किया। बहुत अच्छा। और वो कैरेक्टर जब संजीव कुमार जैसे अच्छे और मजे हुए एक्टर ने पेश किया तो निश्चित रूप से वो चीज जम गई और B.R. चोपड़ा जी ने बहुत ही मेहनत से और बड़ी लगन से उस फिल्म को बनाया। अच्छा, हमारे यहाँ फिल्में 2 तरह की बनती हैं। जी।
मेरी राय नहीं, आम दर्शक की मैं जी राय हाँ, बता रही हूँ आपको। समझ में आने वाली फिल्में और दूसरी जो कि सिर के ऊपर से निकल जाती जी हैं, हाँ। जिसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही समझ पाते हैं। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे यहाँ ऐसी फिल्में बननी चाहिए जिसे हर वर्ग का दर्शक समझ पाए? मैं ये समझता हूँ सविता जी कि फिल्में हमारे यहाँ जो दो तरह की आपने कही, हर फिल्म कमर्शियल है। वैसे तो हर फिल्म कमर्शियल है, मतलब ये कि कॉमर्स उसमें इन्वॉल्व है। बगैर कॉमर्स के फिल्म का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर वो दर्शकों तक पहुंचनी है तो। एक तो कमर्शियल फिल्में हैं और एक हमारे यहाँ फार्मूला फिल्में हैं। फार्मूला फिल्में वो हैं, यानी कोई भी आप फिल्म बनाइए अगर वो कॉमर्स नहीं करेगी, कॉमर्स करने का मतलब मात्र लाभ का नहीं है, मतलब ये कि कॉमर्स करती है तो अधिकतम लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि लोग तभी देखते हैं। इतने ईमानदार लोग कहाँ मिलेंगे जितने हिंदुस्तान में हैं कि पैसा खर्च करके, है ना, और देखते हैं। ऐसा है कि अगर आप उनको फ्री दिखाइए तो शायद लोग देखने नहीं आएंगे। बहुत आप देखिए फ्री शोज होते हैं तो बच्चों की भीड़ रहती है, समझदार लोग नहीं आते। वो पैसा खर्च करके देखने वाला सिर्फ हिंदुस्तानी ईमानदार दर्शक हमारे पास मौजूद है। तो एक तो मतलब ये कि उस तरह की कमर्शियल फिल्में होती ही सब हैं, लेकिन इनमें से एक वो हैं जो फार्मूला फिल्में हैं। मसलन फार्मूला फिल्में ऐसी हैं जो कि सिर्फ एक फार्मूले पर बनती हैं और रिपीट की जाती हैं। एक की सक्सेस, उससे तो मतलब नहीं आर्ट फिल्म से नहीं, आर्ट फिल्म से नहीं मेरा मतलब उससे है कि जो कहानियां तो होती नहीं उनमें, जो सिर्फ रिपीट की जाती हैं। एक की सक्सेस उसी तरह की दूसरी फिल्म बनाने के लिए मजबूर करती है। मान लीजिए कि एक फिल्म तमिल में सफल हो गई तो उस फिल्म को हम हिंदी में बनाएंगे, हिंदी में सफल हो गई तो हम उसको तमिल में बनाएंगे। अंग्रेजी की फिल्में जो आती हैं, हॉलीवुड से आती हैं या यानी अमेरिकन फिल्में या अंग्रेजी की जो फिल्में आती हैं उनमें से देख लिया और उनमें से उठा लिया, तो ये फार्मूला फिल्में होती हैं। आप भी उठाते हैं ऐसे? अभी तक तो नहीं उठाई, लेकिन कल का नहीं जानता। इरादा बदल सकता है? नहीं, इरादा नहीं बदल सकता, मजबूरियां हो सकती हैं। मजबूरियां, अच्छा फिर इरादा तो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि तब तक जब तक कि मैं अपनी जनता से, अपने लोगों से और अपने समय से जुड़ा हुआ हूं, यानी अपने समय के इथोस से, उसकी भावनाओं से, तो मुझे लगता नहीं कि मेरे पास या किसी भी लेखक के पास विचारों की या भावनाओं की कमी पड़ सकती है। जी अच्छा, ये बात हमारी बीच में रहेगी। फार्मूला फिल्म्स की? हाँ, फार्मूला फिल्म्स का मेरा मतलब वही है कि जहां पर सिर्फ एक सक्सेस रिपीट की जाती है, फिल्म नहीं बनाई जाती। और ये तो आपने कहा कमर्शियल फिल्म्स, हाँ? लेकिन हमारे यहाँ आर्ट फिल्में भी तो बनती हैं जिसे आम दर्शक नहीं देख पाता या समझ भी नहीं पाता है। हाँ, कभी-कभी नहीं वो फिल्में क्यों, वो भी तो कमर्शियल ही है ना? जी हाँ। तो फिर वो क्यों नहीं आम दर्शक तक पहुँचती? वो आम दर्शक तक इसलिए नहीं पहुँचती कि जब दर्शक उसको समझ नहीं पाता या उसके सर के ऊपर से निकल जाती है, तो दर्शक को उसमें कुछ ना तो हासिल होता, ना तो मतलब विचारों के रूप में, ना भावनाओं के रूप में। केवल कभी-कभी इस तरह की मिशनरी फिल्में भी बन जाती। कभी-कभी क्या होता है, मैं आपको सही बताऊं, मिशनरी फिल्म? हाँ, मिशनरी फिल्म। वो कौन सी होती है? कि कुछ लोग सिर्फ अपने मन की भड़ास निकालने के लिए फिल्में बना डालते हैं। अच्छा, है ना? तो फिल्म जो है वो इतना इंडिविजुअल या व्यक्तिगत माध्यम नहीं है। जी। तो आपके ख्याल से क्या ये आर्ट फिल्म्स बननी नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल बननी चाहिए। तो कौन देखेगा, इंटेलेक्चुअल्स? नहीं, मैं समझता हूँ कि उसके लिए बहुत अच्छा सर्किट टेलीविजन का है, और टेलीविजन पर वो फिल्में आनी चाहिए ताकि लोग जब चाहे उसे देखें, जब चाहे उसको स्विच ऑफ कर सके। अच्छा, आप जब कुछ लिखने बैठते हैं जी, तो किन बातों को ज्यादा दिमाग में रखते हैं? इंस्पिरेशन, या आपके साथ जो वाकयात हुए हैं, या कहीं से इमेजिनेशन मिला? क्या क्या बातें होती हैं दिमाग में? कई बार कहीं दिमाग में किसी कोने में कोई पुराना लव अफेयर भी रहता है। नहीं? लेकिन एक लव अफेयर जो है ना, फिल्मों में तो एक लव का सीन 25-25 मरतबा लिखना पड़ता है। हाँ, अब आप सोच लीजिए कि फिर उसमें कितना प्यार रह जाता होगा। वही डायलॉग लिखते उसके बाद में लगता है कि उसमें प्रोड्यूसर भी चाहता है कि कुछ उसके लव अफेयर वाले शब्द भी आ जाए। कुछ डायरेक्टर भी चाहता है, कुछ टेढ़ी नजर से देखता है कि भाई, तो क्या है, मैं एक बात आपको बताऊं कि ये दिमाग जो है सविता जी, ये एक चुंबक है। लेखक का दिमाग एक चुंबक होता है। बहुत अच्छे। और जिस वक्त इसके पास आप चीजों को लाइए, तो जैसे आलपीने चुंबक में चिपक जाती है ना, तो वो आलपीने खुद आपके दिमाग को धीरे धीरे आपको छेदने लगती है। बहुत अच्छी, और वही चीजें याद आने लगती हैं। वाह वाह जी, बहुत अच्छी। अच्छा, आप हमेशा फिल्मों के लिए लिखते रहेंगे या कि कभी कोई फिल्म डायरेक्ट भी करना चाहेंगे? मैं ये बड़ा टेढ़ा सवाल है। वो इसलिए कि जहां तक यानी निर्देशन का या डायरेक्शन का सवाल है, मुझे ये लगता है कि फिल्मों के लिए लिखना इस वक्त ज्यादा जरूरी है।
इस वक्त ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि जिस तरह की फिल्में हम लोग बना रहे हैं उसमें अच्छे लेखकों का आना भी ज्यादा जरूरी है। मेरा मतलब मैं अपने को अच्छा नहीं कह रहा हूँ, नहीं लोग तो कहते हैं, जो भी सही लेकिन इतना जरूर है कि मैं तो ये कहता हूँ कि हर भाषा के अच्छे लेखक को फिल्म में इसलिए आना चाहिए कि फिल्म एक वो जरिया है जो आपको अपने लोगों तक पहुंचाता है जिनसे कि आप कटे बैठे रहते थे, है ना, और आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। और उसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि डायरेक्शन के लिए बहुत से ऐसे, क्योंकि डायरेक्शन एक बहुत टेक्निकल काम, एक तकनीकी काम है, और इसमें मैं समझता हूं कि हमारे पास बड़े अच्छे नए डायरेक्टर्स भी मौजूद हैं और पुराने डायरेक्टर्स भी मौजूद हैं। वैसे मुझे ये कहने में कोई लिहाज नहीं है कि डायरेक्शन के, मैं समझता हूं कि 1 2 3 या समझिए 5 6 ऑफर्स आ चुके हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आदमी को ये समझना चाहिए कि कहां पर वो अपना बेस्ट दे सकता है। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं किसी एक स्क्रिप्ट पर काम करते करते, जो स्क्रिप्ट मैं कभी अपने मन से लिख रहा हूँगा, कभी काम करते करते मुझे ऐसा लगेगा कि अब इसका एक एक अंश, इसका एक एक हिस्सा मैंने अपने में मतलब बिल्कुल डुबो लिया है, तो उस वक्त उसको डायरेक्ट करने में फिर कोई परेशानी नहीं रह जाती। लेकिन उनमें भी क्या स्टार को लेंगे? पता नहीं उस वक्त के स्टार्स कौन होंगे। ये मैंने कहा नहीं तो कुछ टैलेंटेड लोगों का कल्याण होगा ना, जिन्हें फिल्मों में आजकल काम नहीं। लेकिन नहीं ऐसा, क्योंकि अभी मैं समझता हूँ कि हाल फिलहाल तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि मैं इस तरह का उम्मीद पर ही दुनिया कायम। अच्छा, हमारे यहाँ अभी फिल्म की बात चली कि नए लेखक फिल्मों में आए, उसमें आपका नाम भी जुड़ा, तो आप जैसे लेखक भी क्या हमारे फिल्मों में आजकल वायलेंस पर कलम चला रहे हैं या कि कुछ और लिखने जा रहे हैं? जी हाँ, जरूर चला रहे हैं, लिख रहे हैं मतलब वायलेंस। हाँ, मैं भी लिख रहा हूँ, मैं इनकार नहीं करता जी। और एक बात आपको बताऊं कि आप जैसे मान लीजिए किसी भी शहर में आप जाइए और जो बैनर्स लगे होते हैं फिल्मों के, उनमें से आप देखिए कि हमारे स्टार्स और हीरोइंस की शक्लें कहीं छुपती चली जा रही हैं और उनके सामने पिस्तौलों और चाकुओं और छुरियों की शक्लें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती चली जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है ना। इवन स्टार्स जो हैं, यानी हमारे स्टार्स भी उतना अब खिंचाव नहीं रख पा रहे हैं जितनी की पिस्तौलें किस तरह पेश की जाए, किस तरह से गोलियां लटका के दिखाई जाए, किस तरह से चलते हुए छोरे दिखाए जाए, किस तरह से हाथ पकड़े हुए लोग दिखाई जाए, शक्लें पहचाने ना पहचाने। तो वायलेंस तो आपके चारों तरफ मौजूद है ना। लेकिन जहां तक मेरे लिखने का सवाल है, मैं अब आपको एक बात बताऊं, कभी कभी यानी इस तरह की फिल्में लिखते हुए, और मैं इसको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि कभी कभी बेईमान भी हो जाता है लेखक, है ना। ये बात मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। बेईमान इसलिए हो जाता है कि सही बात यह है कि हम तो शब्द और अर्थ जी, लफ्ज और उसके मानी लेके आते हैं, है ना, लोगों की भावनाओं में से कहीं, अगर कलम तो नहीं लेकिन कम से कम अपनी आंखों को, अपने ख्यालों को डुबो के निकाल के उसमें से लाते हैं, है ना, उसको लिखते हैं जी। और वो भी चीजें लोगों तक पहुंचती हैं। लेकिन जब उनको सिर्फ हिंसा या वायलेंस चाहिए होती है तो हमारे लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं और वहां पर बेईमानी आ जाती है कि उस वक्त फिर हमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा देते हैं कि मुक्का मारा, तो उसमें लिखने की चीज जरा आसान हो जाती है। अच्छा जी। अच्छा, आपको फिल्में लिखने में ज्यादा सुकून मिलता है या कि साहित्य में? आत्मिक आपको सुख कहाँ मिलता है? देखिए, जहां तक आत्मिक सुख का सवाल है वो तो साहित्य लिखने में ही मिलता है। साहित्य का मतलब ये कि जो कहानियां हम लिखते थे, क्योंकि वो कहानियां, उनकी वाबस्तगी लोगों की जिंदगी से ज्यादा थी, उनकी सच्चाइयां ज्यादा गहरी थी, उनकी सच्चाइयां ज्यादा गहरी रहेंगी हमेशा। क्योंकि फिल्मों में हमें 2.5 घंटे में सिर्फ एक ही जिंदगी नहीं, 3 जिंदगियां दिखानी पड़ती, तो उसमें से कोई बात आप लग के तो कह नहीं सकते, बहुत गहराई में जाके नहीं कह सकते, सिर्फ ये है कि आप उनको एहसास कराते हुए निकल जाते हैं। देखिए, एक ऐसा होता है कि एक आपका घर होता है नहीं जी, और एक आप गाड़ी में से, ट्रेन में से गुजरते होते हैं तो भी घर दिखाई पड़ते हैं नहीं जी। तो वो गुजरते हुए घर जो है ना, वो गुजरते हुए घर तो फिल्म होती, और जिस घर में सचमुच आप रहते हैं, बसते हैं, जिस घर की आवाजें आप पहचानते हैं, कुंडी की आवाज, नल की आवाज, है ना, वो घर तो साहित्य का ही घर होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। ये साहित्यकार क्या कभी अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखना चाहेगा? हाँ, आत्मकथा की उम्मीद तो बहुत हम करते हैं कि आपको लिखनी चाहिए। जी हाँ, ये बात आपने बड़ी
मन की मेरे पूछ ली। लिखना तो मैं चाहता हूं, लेकिन मैं अभी ये पाता हूं, और उसका नाम भी मैंने तय कर लिया। नाम इसलिए तय कर लिया कि मुझे जो हालात नजर आ रहे हैं, उन हालात में मुझे ये लगता है कि मुझे लिखने से कोई चैन लेने नहीं देगा। मैं तो खुद ही चैन नहीं लूंगा, लेकिन लोग भी इतना प्यार करने लगे हैं, अब इतना चाहने लगे कि अगर सचमुच मैं ना लिखूं, है ना, तो उन्हें तकलीफ होती है कि कमलेश्वर क्यों नहीं लिख रहा। तो ये तो मैं जरूर चाहूंगा। मैंने उसका नाम तय किया है दोपहर, इसलिए दोपहर, क्योंकि शाम तो होने वाली नहीं, लेखक की शाम कभी होती नहीं, है ना। तो लिखूंगा, लेकिन अभी उम्र के हिसाब से भी और अनुभव के हिसाब से भी, और मैं समझता हूं कि इस लायक में नहीं हुआ हूं कि मैं ये कहूं कि मैं अपनी आत्मकथा अभी लिखूंगा। वक्त आएगा, जिंदा रहा और वक्त ने साथ दिया तो, और लंबी उम्र अगर मिल गई, खुदा करे आपको बहुत लंबी उम्र मिले। आप ऐसी बात क्यों करते हैं? अच्छा, अगर आप लेखक ना होते तो आप क्या होते? एक्टर? मैं नो मालूम है क्यों कह रही हूँ आपकी। मैंने हाल ही में एक आध फिल्म देखी जिसमें आप एक्टिंग कर रहे थे। भले आप उसे एक्टिंग ना कहें, लेकिन ऑडियंस कहेगी आप एक्टिंग कर रहे थे। नहीं, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था। देखिए, ऐसा है कि टेलीविजन पर जो मैं इंटरव्यू लेता हूँ, वो चीजें कुछ लोगों को सच्ची लगती हैं, तो उसी तरह की कुछ चीजें जब हमारे दोस्त लोग चाहते हैं फिल्मों में, तो वो मेरे पास आ जाते हैं। वो हमारे अपने लोग हैं, दोस्त हैं सब, तो कभी मुझसे कहते हैं तो मैं उसे मंजूर कर लेता हूँ, नहीं तो वो ये सोचेंगे कि शायद मैं अहंकारी आदमी हूँ, इसलिए मैं मना नहीं करता। लेकिन एक्टिंग तो खैर मैं कभी नहीं करना चाहता, और अगर मैं लेखक ना होता तो मैं क्या होता, ये सवाल बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ईमानदारी से आपको बता दूं तो मैं रेलवे का गार्ड या ड्राइवर हूं। औरतें ज्यादा चढ़ती डिब्बा में। अगर ऐसा होता तो इतना जरूर है कि उनको सही स्टेशनों को उतारता। अरे वाह वाह, जी हाँ। कमलेश्वर जी, आपने मैगजीन्स के लिए लिखा, अखबारों के लिए लिखा, देन आप सारिका के संपादक भी रहे, मतलब आपने, और अब कथा यात्रा का। जी हाँ, हाँ? लेकिन थिएटर के बारे में आपने कभी कुछ लिखा, कुछ नाटक वगैरह? सविता जी, सही पूछिए तो मैंने तो एक नाटककार के रूप में ही शुरुआत की थी अपने लेखक के जीवन की। इलाहाबाद में था तो नाटक ही लिखता था, कहानियां तो मैंने बहुत बाद में लिखनी शुरू की। और ये नाटक फुल लेंथ प्लेज होते थे, हम लोग प्लेज करते थे, हमारी अपनी संस्था थी जी। और ज्यादातर नाटक हम लोग वहाँ की जो समस्याएं होती थी उन पर लिखते थे। कभी कभी कुछ विषय खास तौर से जो दिमाग में आते थे उन पर भी लिखते थे। तो मैंने उस वक्त 6 फुल लेंथ प्लेज लिखे, और उसके साथ साथ करीब 10 एडेप्टेशंस किए, रूपांतर किए। अवेलेबल है मार्केट में? नहीं, सब तो नहीं है, लेकिन पता नहीं है वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं। और फिर हमारे यहाँ एक किसले मंच था। अच्छा। किसले माने बच्चों का, कोपलों का मंच। ये बच्चों का एक मंच हम लोगों ने बनाया था, और इसके लिए मैंने करीब 50 बच्चों के नाटक लिखे थे। अच्छा। जी हाँ। तो ये बस शुरुआत तो मेरी नाटककार के रूप में हुई, लेकिन फिर बाद में आप जानती हैं कि स्टेज नहीं किए होंगे आपके? स्टेज किए लोगों ने, ऐसा नहीं है। इलाहाबाद में किए? इलाहाबाद में और दिल्ली में भी हुए। अच्छा। जो दिल्ली में बहुत ही यानी प्रसिद्ध हुआ था जो प्ले, वो था नष्ट नीड़, जो कि रूपांतर था, लेकिन रूपांतर एक फ्री रूपांतर था वो। इसके करीब 1 से 27 शो हुए थे दिल्ली में। जी हाँ। और इससे पहले जब मैं ये नाटक करता था तो मैं खुद यानी नाटक प्रोड्यूस भी करता था या डायरेक्ट भी करता था। हम लोग मिलजुल के एक्टिंग भी करते थे। एक्टिंग नहीं करता था, उससे मैं बहुत घबराता हूँ। अच्छा। एक्टिंग तो मैं अभी भी नहीं कर पाता हूँ। टीवी पर क्या करते हैं एक्टिंग? मैं एक्टिंग बिल्कुल नहीं करता। जाने दीजिए। अच्छा, फिर? लेकिन फिर हुआ क्या कि बड़ी मुश्किल हो जाती है प्ले करना अपने में, मतलब वो एक शादी करने जैसा है कि आप पूरी बारात, आप बहुत खूब इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जैसे बारात आ रही हो उसकी तैयारी, उससे पहले मतलब ये कि बत्तियां लग गई हैं, उससे पहले मतलब ये कि सारी कुर्सियां, झंडियां लग गई हैं, और झाड़ा फानूस अपनी जगह पर लगे हुए हैं, घर ठीक से संभल गया है, लड़की भी भीतर तैयार हो रही है ना, खाने पीने का भी सामान सब चल रहा है। तो इस तरह का ये होता था। और इसमें दिक्कत क्या पेश आती थी कि शादी तो हम कर देते थे, लेकिन ना तो हम लड़की के बाप होते थे और ना लड़के के, क्योंकि हम होते कुछ भी नहीं थे। तो जितना कर्जा होता था वो हमारे ऊपर चढ़ जाता था। उसकी वजह क्या है कि जितना कर्जा होता था, सविता जी मैं आपसे सही बता रहा हूँ,
मैं कब कह रहे हैं आप गलत? मैं आपको सही बता रहा हूँ ये कि जैसे हमारे जो प्रोसीनियम के लिए भी अगर डोरी भी लानी होती थी तो कहीं से उधारी लाते थे कटरा बाजार से, तो डोरी तो वहां से ले आते थे, कहते थे भाई नाटक हो जाएगा तुम्हें दे जाएंगे, तो सोचते थे डोरी उसको फिर लपेट के वापस कराएंगे, है ना। लेकिन होता क्या था कि हमारे जो प्रोसीनियम मैन थे वो कभी कभी इतनी गुस्से से खींच देते थे कि डोरी 2-3 बार तो टूटती थी तो लौटाने लायक भी नहीं रह जाती थी। अच्छा, उसके बाद फिर सोचिए आप बिजली का खर्चा, क्योंकि लाइटिंग सब यानी लाइट्स जितनी थी सब किराए पर लानी पड़ती थी, उसके साथ साथ कुर्सियों का खर्चा। और कुर्सियां भी आप जानती हैं माशाल्लाह हमारे जैसे शहरों में, मतलब इलाहाबाद जैसे शहरों में किस तरह की कुर्सियां होती कि उस पर कोई अगर जरा सा ठीक आदमी बैठ गया तो एक आध पैर तो उसका टूट ही जाता था, तो टूटी हुई कुर्सियों का भी खर्चा हमें चुकाना पड़ता था। अच्छा, एक तो किराया, फिर खर्चा, अच्छा फिर पास मांगने वाले इतने होते थे जिसका हिसाब नहीं। जो हमारी मतलब हीरोइन होती थी ना, मैं समझता हूँ कि उनको देखने के लिए भी कुछ लोग आते थे और वो अपने को दिखाने के लिए भी बहुतों को बुलाती थी। तो सिर्फ हीरोइन नहीं, हीरो भी, है ना। तो होता क्या था कि हमारा आधा हॉल, अगर हमारे मान लीजिए 17 अभिनेता हैं नाटक में या 10 हैं, तो आधा हॉल तो उनके इनवाइटीज से भरा हुआ होता था। तो ज्यादातर वो अपने घर वालों के लिए ही नाटक करते रह जाते थे, बाकी तो जो लोग थे वो तालियां बजा के और कुछ उल्टा सीधा कह के चले जाते थे। अच्छा, सौवेनियर छपा लेते थे, विज्ञापन मिल जाते थे, लेकिन विज्ञापन का पैसा कभी नहीं मिलता था, लेकिन प्रेस का पैसा चढ़ जाता था हमारे ऊपर। जी हाँ। और कुर्सियों का किराया, टूटी हुई कुर्सियों की कीमत, लाइट्स की कीमत, सब चुकाना पड़ता था। तो होता क्या था कि अपने उसी शहर इलाहाबाद में हमें वो सड़कें छोड़ देनी पड़ती थी जिन सड़कों पर ये हमें कर्ज देने वाले लोग या उधार देने वाले लोग मौजूद रहते थे। तो कितनी सड़कें छोड़ते हम। और इसीलिए बम्बई चले? नहीं, बम्बई इसलिए नहीं, इलाहाबाद से तो फिर मैं दिल्ली गया था। लेकिन सही बात यह है, सड़क लंबी हो गई, दिल्ली से फिर बम्बई, दिल्ली से बम्बई। लेकिन इतना जरूर है कि नाटक में एक अजीब किस्म का संतोष था कि जो कुछ है वो अपने सामने जीवंत है। लेकिन हमें खूब अच्छी तरह से याद है कि कभी कभी सब लोग एक अच्छा नाटक करने के बाद जब बैठते थे और रात का 1 बजा होता था और कुछ भी खाने के लिए नहीं होता था, तो वो पापड़ जो कि शायद प्रॉपर्टी के लिए आए थे वो गीले हो जाते थे। तो एक पापड़ हम लोग 4-4, 5-5 लोग एक पापड़ में से टुकड़े टुकड़े खाते थे और पेट भर जाता था। जी, बहुत अच्छा। यहाँ भी आप प्लेस वगैरह देखते हैं? यहाँ प्लेस मैं देखता जरूर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखना यहाँ पर ज्यादा बेहतर है, चाहे वो मराठी की प्लेस हो या गुजराती के हों या हिंदी के हों, देखना ज्यादा बेहतर है बजाय उन पर कुछ कहने के। लिख नहीं रहे आजकल कुछ ड्रामा? नहीं, लिख तो नहीं रहा हूँ, प्लेस तो नहीं लिख रहा हूँ। लिखना चाहते हैं? साहित्य से जुड़ी बात है इसलिए पूछा। हाँ, सही बात है, लेकिन बुरा ना माने। नहीं, बुरा मानने की बात नहीं। साहित्य के लिए तो मैं कभी भी यानी इनकार नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है कि जब तक हम प्ले को साहित्य मानते रहेंगे तब तक हम उसे अपनी ऑडियंसेस के पास नहीं ले जा पाएंगे। प्ले उसकी अपनी नेचर, उसकी अपनी प्रकृति, उसकी अपनी कुदरत बिल्कुल दूसरी, और तब तक जब तक कि हम उसे टॉपिकल नहीं बनाएंगे, अपने समय से नहीं जोड़ेंगे, अपने समय की बातें नहीं सोचेंगे उसमें, तब तक मैं आपको बताता हूं कि फिर ठीक है, फिर आप इतिहास में से उठाइए और इतिहास के प्लेज आप करते रहिए। इतिहास का भी अगर आप नया इंटरप्रिटेशन दें तो भी लोग मतलब उसको समझ जाते हैं। कमलेश्वर जी, हमारी बातचीत तो खत्म नहीं हो रही, अगली बार मिलेंगे फिर। जी हाँ, जरूर। नमस्ते। नमस्ते सविता जी। फिल्मकार एवं मूर्धन्य साहित्यकार कमलेश्वर से बातचीत कर रही थी सविता बजाज। ये रिकॉर्डिंग विविध भारती से प्रसारित हुई 10 अक्टूबर 1979 को। और आइए आज सुनते हैं वर्ष 1978 में बनाया गया कार्यक्रम जय महामाया। आलेख शिव नारायण सिंह का और प्रस्तुतकर्ता ब्रिजभूषण साहनी। जय महामाया। सिंधु की हुंकार ले, शेष की फुंकार ले, बिजलियों के हाथ में तलवार ले, आदिशक्ति आज तू अवतार
शक्ति के बिना संसार की सार्थकता व्यर्थ है। शक्ति ही परम सत्य है, शक्ति ही शाश्वत है। शक्ति की कोई सीमा नहीं, कोई परिधि नहीं, ना ही कोई देश काल का भेद इसका स्पर्श कर पाता है। वसुधा के प्रांगण से लेकर दूर नीलांबर तक शक्ति का ही बोलबाला है। जब जब धर्म पर अधर्म का कुठाराघात होता है, तब तब शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। असत्य के गहन तिमिरावरण का भेदन करते हुए सत्य की ज्योतिर्मयी शक्ति सहज ही प्रकट होती है। दिशा दिशा शक्ति के जयकारों से गूंजित हो उठती है। ओम ह्रीं क्लीं अम्बिके, अम्बिके जगदम्बिके। ओम ह्रीं क्लीं अम्बिके, अम्बिके जगदम्बिके। सिंधु की हुंकार ले, शेष की फुंकार ले। बिजलियों के हाथ में तलवार ले। आदिशक्ति आज तू अवतार ले। ओम ह्रीं क्लीं अम्बिके, अम्बिके जगदम्बिके। डगमगाया है गगन, धरती लगी है डोलने। धरती लगी है डोलने। आज एक पापी लगा है प्रलय का मुंह खोलने। प्रलय का मुंह खोलने। न्याय के स्वर को नहीं अन्याय देता बोलने। प्यार के अमृत में है कोई लगा विष घोलने। आ जगत का भार ले, शत्रु को संहार ले। धर्म की नैया को आके तार ले। आदिशक्ति आज तू अवतार ले। ओम ह्रीं क्लीं अम्बिके, अम्बिके जगदम्बिके। तू ना आई तो धरा आकाश बदलेंगे। धरा आकाश बदलेंगे। चंद्र रवि के तेज और प्रकाश बदलेंगे। तेज प्रकाश बदलेंगे। वेद और पुराण के विश्वास बदलेंगे। सृष्टि के प्राचीन सब इतिहास बदलेंगे। जाग शस्त्र सवार ले, खड्ग खप्पर धार ले। दुष्ट महिषासुर का शीश उतार ले। आदिशक्ति आज तू अवतार ले। अवतार ले। अवतार ले। जगत कल्याण के लिए महामाया समय समय पर विभिन्न रूप धारण किया करती है। महामाया की अपरंपार लीला को समझ पाना असंभव है। सुर नर मुनि उस महामाया की विलक्षण महिमा को जान पाने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। देवगण हर क्षण उसका गुणगान करते नहीं आघाते। चले चले रे पवन डोले डोले रे गगन। चले चले रे पवन डोले डोले रे गगन घन छाए। कोई दीप न बुझने पाए।
मूर्त है, करुणा की साक्षात प्रतिभा है। श्रद्धालु जनों को वो वरदान बांटती फिरती है, भक्तों को वो मुक्त हस्त से खुशियां लुटाती है। निश्चल और निर्मल प्रेम एवं पवित्र सेवा भाव ही उसे अभीष्ट हुआ करता है। जिसने छुआ मन वो ही छुए तन, उसके ही घर जाए डोली, उसके ही घर जाए डोली। जिसको मैं चाहूं उसको ही पाऊं, दिल से मैं जिसकी होली, दिल से मैं जिसकी होली। सावन बन जाए कहीं काजल, पायल हो जाए ना कहीं घायल, आंचल जल ना जाए। जय अम्बे जगदम्बे माँ, जय अम्बे जगदम्बे, जय अम्बे जगदम्बे माँ, जय अम्बे जगदम्बे। चल चल रे पवन डोले डोले रे गगन घन छाए, कोई दीप ना बुझने पाए, कोई दीप ना बुझने पाए। तूफानों के छाए हैं, तूफानों के छाए हैं, अंधियारे घिर आए हैं, अंधियारे घिर आए हैं। तू ही राह दिखाए। जय अम्बे जगदम्बे माँ, जय अम्बे जगदम्बे, जय अम्बे जगदम्बे माँ, जय अम्बे जगदम्बे। जीवन से हारे आए तेरे द्वारे, दे दे हमें तू सहारे, दे दे हमें तू सहारे। चाहे बुरे हो चाहे भले हो, जैसे भी हो है तिहारे, जैसे भी हो है तिहारे। हमको मिलेगी जो नाकामी, होगी तेरी भी घर घर बदनामी, भक्तों की लाज ना जाए। जय अम्बे जगदम्बे माँ, जय अम्बे जगदम्बे, जय अम्बे जगदम्बे माँ, जय अम्बे जगदम्बे। संसार में छाई निर्धनता एवं दारिद्र्य के महारोग को मिटाने के लिए वो महालक्ष्मी बनकर शस्य श्यामला वसुंधरा पर अवतरित होती है। उसकी कृपा दृष्टि से अकिंचन जनों की झोलियां भर भर जाती हैं। कर्मवीरों के लिए वो उदार हृदय से धन धान्य की वर्षा करती है। अपने द्वार पर आने वालों को वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। तो आइए आज के पावन दिवस पर हम सब मिलकर उस महामाया की वंदना करते हुए धन्य धन्य हो जाएं। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल पाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल पाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जोता
तेरी कीमत तू ही जाने, तू बुरा भला पहचाने। ये कहती दिन और रातें तेरी लिखी न जाए बातें, कोई माने या ना माने हम भक्त तेरे दीवाने। कोई माने या ना माने हम भक्त तेरे दीवाने। तेरे पाँव सारी दुनिया पखारती। मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां बोल फूल पाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती। आरती ओ मैया आरती, ओ जो कालिए माँ तेरी आरती। हे महाकाल महाशक्ति हमें दे दे ऐसी भक्ति। हे जग जननी महामाया है तू ही धूप और छाया। तू अमर अजर अविनाशी, तू अनमिट पूरनमाशी। सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो ने सवेरे। सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे। तू तो भक्तों की बिगड़ी संवारती। मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां फूल फूल पाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती। आरती ओ मैया आरती, ओ जो कालिए माँ तेरी आरती। ओ तेरे पाँव सारी दुनिया पखारती। कालिए माँ तेरी आरती। हो हर आँख तेरी ओर निहारती। कालिए माँ तेरी आरती। जय महामाया रसविहार कार्यक्रम के अंतर्गत बनाया गया ये कार्यक्रम वर्ष 1978 में विविध भारती से प्रसारित हुआ था। और अब सुनते हैं एक संगीत रूपक। ये कार्यक्रम भी वर्ष 1978 में बनाया गया रसविहार के अंतर्गत। इस कार्यक्रम का शीर्षक है जो तो को कांटा बोए। आलेख और प्रस्तुति M.L. गौड़। ध्वनि संयोजक विश्वनाथ सूरी। कलाकार हरीश भीमाणी, विजय चौधरी, R.S. चौहान, अहमद वसी, R.A. मिश्रा, कब्बन मिर्जा और आशा शर्मा। जो तो को कांटा बोए। जो तो को कांटा बोए, ताही बोए तू ताकों फूल के फूल हैं, वाकु है त्रिशूल। क्या बात है चाचा, आज तो हाथ बहुत तेजी से चल रहा है। हाँ कल्लू, भी डॉक्टर साहब आ रहे हैं ना। अरे चाचा, डॉक्टर ने जो मुझे दवाई दी थी उससे मुझे बहुत फायदा है। अरे कल्लू, वो इंसान नहीं फरिश्ता है, फरिश्ता। देखा नहीं हम सबको कैसा काम धंधे से लगा दिया, और फिर अपनी सब बीमारियां भी तो दूर होती जा रही हैं। अरे चाचा, मैंने सुना है कि वो अपना अस्पताल यहाँ खोलने जा रहा है। बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। यही बात है, और इसीलिए आज वो आ रहे हैं। ओहो, ये बात है। अरे कल्लू, वो देखो डॉक्टर साहब आ रहे हैं। आओ चलो चलो, हम लोग भी चलते हैं। चलो चलो चलो। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर आगे आगे। सलाम डॉक्टर साहब। सलाम सलाम सलाम। सलाम सलाम चाचा, कहो कैसे हो? ठीक हूँ डॉक्टर साहब। और कल्लू, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? हाथों में कोई तकलीफ? नहीं साहब, एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए ना, काम कितनी फुर्ती से कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। आओ अब जरा और लोगों से भी मिल ले। चलिए चलिए। राम राम। हाँ जयराम जी, कैसे हो? जयराम जी की। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते भाई, सब लोग ठीक ठाक हो? अरे तुम? नमस्ते सुधीर, पहचाना मुझे? मैं विजय हूँ। हाँ हाँ, लेकिन इस हालत में? हाँ सुधीर,
सब समय का चक्कर है। अरे लेकिन विजय, तुम तो अच्छे खासे अमीर बाप के बेटे हो। हूं नहीं, था। सब बताता हूं तुम्हें। अच्छा आओ जरा उधर चले। कल्लू चाचा, मैं जरा थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलता हूं। अच्छा। आओ विजय। हाँ अब बताओ क्या बात है। सुधीर, पिछले 7 सालों में मैंने सब कुछ खो दिया। अचानक पिताजी हार्ट अटैक में चल बसे। I'm sorry। सारे पैसे का मालिक मैं बन बैठा और मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। और तुम तो जानते ही हो कि मैं उन पैसों का क्या कर सकता था। सारा पैसा गलत कामों में उड़ा दिया और आज देखो ना, बिल्कुल बेकार ही हो गया हूं। हाँ लेकिन ये तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? ये सब उस नामुराद शराब का नतीजा है सुधीर। मैंने इतनी शराब पी है, इतनी शराब पी है कि अब बिना पिए रह भी नहीं सकता। मुझे बचा लो सुधीर, मुझे बचा लो। मैं दया की भीख मांगता हूं। घबराओ मत विजय, घबराओ मत। मेरे होते हुए तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा मैं। तुम आज भी काम के आदमी हो। आज से ही तुम मेरे साथ रहोगे। और रहा सवाल तुम्हारी शराब की लत का, तो उसका भी इलाज हो जाएगा। सुधीर, तुम मेरी शराब की लत का इलाज करोगे? हाँ। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी सुधीर। मैंने तुम्हारे लिए कितना बुरा किया, या ये कहूं कि क्या नहीं किया तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए। अरे मेरे लिए और बुरा, और वो भी तुमने किया? ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। ये तुम्हारा बड़प्पन है सुधीर। याद करो कि जब तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ने अपने गांव से आए थे और हमारे ही पड़ोस में एक कमरे में रहकर स्टडी किया करते थे, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए एक बार अपने घर पर लाउड स्पीकर लगवा लिया था। अब क्या किया जाए? कल एग्जामिनेशन है और आज ये तमाशा। खैर कोई बात नहीं, मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ूंगा। अरे कल्लू, क्या हुआ उस दिन तुम्हारा? अरे चाचा, वो राम भरोसे की भैंस जो थी, सब उसका चक्कर था। बड़ा गड़बड़ हुआ। अच्छा। अरे चाचा, फुटपाथ पे ये चाक से किसने लिखा है? हाँ बेटा, ये तो कुछ आंकड़ेबाजी लगती है। आंकड़ेबाजी है? लेकिन इतना सारा रात भर में आकर कौन लिख गया? हाँ। और इसे समझेगा कौन हमारी बस्ती में? हाँ। अरे मैंने रात को जो भी फॉर्मूला याद किए थे वो सब के सब आ गए। बस फटाफट 1 घंटे में मेरा पेपर खत्म। अच्छा, लेकिन ये कैसे मान लूं कि तुमने वही 5 थियरीज रात को ही सॉल्व कर ली थी? बताओ। 5? अरे 10 की 10। मुझे तो सारी पुस्तक ही रटी हुई है। अच्छा? बोलो तो अभी लाइन से सारे फॉर्मूले सुना दूं। खैर आओ, दिखाता हूँ वो थियरीज जो रात को की थी मैंने। आओ। यहाँ कहाँ? फुटपाथ पर? हाँ, फुटपाथ पर। यही है मेरी स्टडी का कमरा। अरे कमाल है। अच्छा, तो ये सब आपने किया है साहब? हाँ, और रोज मैं यहीं पढ़ाई किया करूंगा। अच्छा। आप लोगों को कोई ऐतराज तो नहीं है? अरे नहीं, हमें काहे का ऐतराज। लेकिन देखो सुधीर, चाहो तो तुम मेरे घर पे नहीं छाया, यहाँ मुझे कुछ और ही प्रेरणा मिलती है। तुम देखना, मैं इसी फुटपाथ पर इन्हीं लोगों के बीच रहकर मेडिकल कॉलेज का पूरा कोर्स करूंगा। खैर, जैसी तुम्हारी इच्छा। मुझे मालूम है तुम अपने उसूलों के निराले ही आदमी हो। अच्छा, अब मैं चलूं? बाय बाय। Reaction of methyl alcohol on organic acids produces esters. CH3OH। जी सुनता नहीं? जी, आपने मुझसे कुछ कहा? यहाँ सिवा तेरे और कौन है? कहिए,
मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा? सेवा तो मुझे करनी है। जी? तू यहाँ किससे पूछ कर बैठा है? यहाँ? अरे इस फुटपाथ पर बैठने के लिए भी किसी से पूछना पड़ता है? हाँ, पूछना पड़ता है। जिस तरह मकानों पर मालिकों के कब्जे होते हैं, उसी तरह फुटपाथ पर भी किसी का कब्जा है। जी? उससे पूछा है तूने? तो कहिए, मैं किससे पूछूं? मुझसे, यानी यहाँ के शंकर दादा से। अच्छा, तो ये बात है। खैर शंकर भाई, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और इन दिनों मेरी परीक्षा चल रही है। मैं गांव से आया हूँ, फिलहाल यहाँ कुछ दिन पढ़ना चाहता हूँ और इसके लिए आपसे हाथ जोड़कर इजाजत चाहता हूँ। ओह, कमाल का आदमी है। क्या पढ़ता है? जी, फिलहाल तो फर्स्ट ईयर में हूँ, लेकिन इस साल अगर फर्स्ट क्लास आया तो मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और फिर मैं डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनकर तू अपनी जेबें भरेगा और अपने राम को क्या मिलेगा? जी नहीं, मैं धन कमाने के लिए डॉक्टर नहीं बनूंगा, बल्कि इन गरीब कोढ़ी लोगों की सेवा करूंगा और यहीं इसी फुटपाथ पर रहूंगा। तब तो इंसान नहीं देवता है यार। लेकिन उस विजय का क्या किया जाए? आखिर बात क्या है? अरे यार, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक का लड़का है ना, विजय। हाँ? उसने मुझे यहाँ भेजा था तुझे भगाने के लिए, यानी तुझे पढ़ने न दूं। इसके लिए उसने मुझे 50 रुपए भी दिए हैं। आखिर उससे मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है? उसे हर ऐसे आदमी से दुश्मनी है जो अच्छी राह पर चलना चाहता है। खैर कोई बात नहीं, एक तरफ आपकी कमाई है, दूसरी तरफ मेरी दया की भीख। अब आप ही सोच लीजिए। भीख नहीं यार, नेकी कहो, नेकी। अच्छा कोई बात नहीं, तू यहाँ आराम से पढ़। कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। जी शुक्रिया। उस साले से तो मैं निपट लूंगा। चलता हूं। सुधीर, अब तुम ही बताओ मैं कितना नीच हूं। नहीं, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है विजय। सच तो यह है कि तुम बुराई में लगे रहे और मैं तुम्हारी बुराई से प्रेरणा लेकर अच्छाई में लग गया और आज फल तुम खुद देख रहे हो। खैर अभी भी काफी समय है, जब जागो तभी सवेरा। अरे वाह, तुम यहाँ लेक्चर झाड़ रहे हो और मैं वहाँ आपका इंतजार कर रही हूँ। आओ छाया, आओ, आज मैं तुम्हें अपने पुराने मित्र से मिलवाता हूँ। हेलो। हाँ, तुम तो इसे जानती हो। सुधीर नहीं, अब मुझे और शर्मिंदा मत करो। लेकिन मैं आपको पहचान गई हूँ। यदि गलत न हूँ तो शायद आप विजय हैं। हाँ, तुमने ठीक पहचाना, लेकिन इनकी हालत पर मत जाओ। अब हमें इन्हें आदमी बनाना है। हमारे शुभ कामों में सबका स्वागत है विजय जी। आइए, आप भी हमारा हाथ बटाइए। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए। भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल। कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, वहाँ देर भले है अंधेर नहीं, घबरा के यूं गिला मत कीजिए। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। देंगे दुख कब तक भरम के ये चोर,
देंगे दुख कब तक भरम के ये चोर। अरे ढलेगी ये रात प्यारे फिर होगी भोर। कब रो के रुकी है समय की नदिया, घबरा के यूं गिला मत कीजिए। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए। देखा वो नेत्रहीन भिखारी कितना सुंदर गा रहा है। मैं रोज इसके गानों को सुनता था और अपनी पढ़ाई में लग जाता था। तुम भी इससे प्रेरणा लो और अच्छे कामों में लग जाओ। हाँ सुधीर, बिल्कुल ठीक कहते हो। कहने को तो नेत्रहीन वो भिखारी है, मगर वास्तव में अंधा तो मैं था। आंखें होते हुए भी भलाई बुराई देखने के काबिल नहीं था। आज मेरी आंखें खुल गई सुधीर, तुमने मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया मेरे दोस्त। जूतों को कांटा बोए, ताई बोए तू ताकों फूल के फूल हैं, वाकु है त्रिशूल। जूतों को कांटा बोए, ये था संगीत रूपक। आलेख एवं प्रस्तुति M.L. गौड़ की। श्रोता मित्रों, स्वर्ण स्मृति कार्यक्रम में फिर भेंट होगी अगले शनिवार। नमस्कार। स्वर्ण स्मृतियों का ये सिलसिला आज यहीं तक। अगले सप्ताह विविध भारती की 50 साला यात्रा में से फिर ढूंढेंगे किसी छूट गए पड़ाव को। तो अगले शनिवार फिर सुनिए स्वर्ण स्मृति।